हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात सभी को। मैं आप सभी का हरेंद्र जीएस अड्डा पर स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम आपको ल्यूसेंट हिस्ट्री के टॉप 25 क्वेश्चंस कराने वाले हैं, जो कि आपके मुग़ल साम्राज्य से होने वाले हैं। तो अगर आपने मुग़ल साम्राज्य पढ़ रखा है ल्यूसेंट से, तो ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आपने बुक नहीं भी पढ़ी है तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद जब भी कभी आप बुक पढ़ेंगे जाके ल्यूसेंट की हिस्ट्री में, अगर आप मुग़ल साम्राज्य पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, यानी हुमायूं नामा जो लिखी हुई है उसकी रचना किसने की है। तो इसका आंसर होने वाला गुलबदन बेगम, यानी हुमायूं की जो बहन थी गुलबदन बेगम, उसने हुमायूं नामा की रचना की है। रहीम खान खाना ये आपके अकबर के समय में थे। मेहरुन्निसा की अगर बात करें तो ये जहांगीर की वाइफ थी, ठीक है। और इसके बाद एक और ऑप्शन यहाँ पर है आपका टोडरमल, ये भी अकबर के नवरत्नों में से एक थे, याद रखना। और रहीम खान खाना भी ये जो थे वो अकबर के समय, तो ये आपके अकबर के नवरत्नों में से एक थे, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। और गुलबदन बेगम ने इसकी रचना की, जो कि आपका सही आंसर है, जो कि हुमायूं की बहन थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें कि चौसा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, यानी चौथा के युद्ध में कौन कौन लड़ा था। तो पहला आपके लिए सामने जो आता है आंसर, वो हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच में, ठीक है। दूसरा हुमायूं तथा राणा सांगा के बीच में। हुमायूं तथा राणा सांगा के बीच में कोई युद्ध ही नहीं हुआ है, क्योंकि जो हुमायूं और क्योंकि राणा सांगा का युद्ध बाबर के साथ हुआ था, जिसे हम खानवा का युद्ध कहते हैं। यानी बाबर और राणा सांगा का युद्ध, उसे हम खानवा का युद्ध कहते हैं। लेकिन ये चौसा का युद्ध नहीं है आपके। अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच का जो युद्ध था, इसे हम हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं। तो इसमें जो आपका आंसर होने वाला है वो हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच, यानी जो चौसा का युद्ध आपके हुआ था वो हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर हम रोहतासगढ़ किले की बात करें कि रोहतासगढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो रोहतासगढ़ किले की बात करें तो इसका निर्माण शेर शाह के सूरी के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। रोहतासगढ़ किले का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था, ठीक है। अब आपके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके ऑप्शन नीचे हैं, वो आपको हम दिखाएंगे। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा का जो अनुवाद था फारसी भाषा में किसने किया। ये आपके सामने क्वेश्चन आता है कि बाबर तथा बाबरनामा जो लिखी गई है उसका फारसी अनुवाद फारसी भाषा में किसने किया हुआ है, ठीक है, जो कि पहले अरबी भाषा में लिखी गई। तो यहाँ पर अबुल फजल की बात करें तो ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इस्लाम शाह का कोई खास ताल्लुक नहीं है यहाँ से। और बैरम खान की बात करें तो ये अकबर के संरक्षक थे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो आपका बाबर नाम है उसका फारसी में अनुवाद करने वाले अब्दुल रहीम खान खाना है। तो ये आपको याद रखना है कि बाबर नामा का अनुवाद करने वाले अब्दुल रहीम खान खाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिखाते हैं। किस युद्ध विजय के बाद बाबर ने जिहाद का नारा तथा खुद को गाजी की उपाधि दी थी। एक युद्ध लड़ा था बाबर ने, कुल 4 युद्ध लड़े अपने जीवन में। खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, जिसमें एक युद्ध जीतने के बाद में उसने खुद को गाजी की उपाधि दी थी और जिहाद का नारा था, जो कि खानवा का युद्ध था। आपको याद रखना है कि खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने खुद को गाजी की उपाधि तथा जिहाद का नारा दिया था, जो कि राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, ठीक है। चलिए चार बाग की अगर हम बात करें कि चार बाग बनाने की जो परंपरा है वो किस मुगल शासक के समय में शुरू हुई थी, ठीक है। चार बाग बनाने की परंपरा किस मुगल शासक के समय शुरू हुई थी, तो उसका आंसर आपका करेक्ट आंसर अकबर है, क्योंकि ये अकबर के समय में चार बाग बनाने की प्रथा है, परंपरा की शुरुआत हुई थी, ठीक है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। अगर हम पानीपत के युद्ध की बात करें कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध वही है जब अकबर को राज्याभिषेक किया गया था, यानी बैरम खां के संरक्षण में लड़ा गया था, यानी अकबर उस समय 14 साल के थे, ठीक है। अगर आपने कभी जोधा अकबर मूवी देखी हो तो उस मूवी में जो स्टार्टिंग सीन में पहला युद्ध दिखाया गया है वो पानीपत का द्वितीय युद्ध ही है। तो इसकी हम बात करें तो ये नवंबर 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। तो याद रखना है पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में लड़ा गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? अगर दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत यानी दीन ए धर्म जो था आपका, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत करने वाला अकबर था। ये आपको याद रखना है। दीन ए इलाही धर्म की जो शुरुआत की थी, जो स्थापना की थी, वो अकबर ने की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए था, कबूलियत तथा पट्टा प्रथा जो थी की शुरुआत किसने की थी? कबूलियत तथा पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? हम आपको हिंट दे दें कि जिसने जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड की जिसने मरम्मत करवाई थी, उसने ही कबूलियत तथा पट्टा प्रथा की शुरुआत भी की थी। तो इसका आंसर होने वाला है शेरशाह सूरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगर हम यहाँ पर बात करें कि तानसेन किसके दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार थे, यानी तानसेन किसके दरबारी जो संगीतकार थे, तो यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है, करेक्ट आंसर अकबर होने वाला है। तानसेन अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार थे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब अगर हम दास प्रथा की बात करें कि दास प्रथा का अंत किस मुगल शासक ने किया था? ठीक है, कि दास प्रथा का जो अंत है वो किस मुगल शासक ने किया हुआ है? तो इसका भी करेक्ट आंसर अकबर ही होने वाला है, क्योंकि अकबर ने ही दास प्रथा का अंत किया था, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत करी थी। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि अकबर का मकबरा कहाँ पर बना हुआ है? ठीक है, अब बात मकबरे की आई है, तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। शाहदरा की बात करें तो ये लाहौर में है, और यहाँ पर आपके जहांगीर का मकबरा बना हुआ है। ठीक है, शाहजहाँ का मकबरा, सॉरी ये शाहदरा है, ये आपका लाहौर में, और यहाँ पर जहांगीर का मकबरा बना हुआ है। सासाराम बिहार में आपके शेरशाह सूरी का मकबरा बना हुआ है। सिकंदरा में आपके अकबर का मकबरा बना हुआ है, जो कि आपका करेक्ट आंसर। आगरा की बात करें तो यहाँ पर बाबर का मकबरा बना हुआ है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। आपका अकबर का मकबरा का जो क्वेश्चन का आंसर होने वाला है वो सिकंदरा में, जो कि आगरा के ही पास है। ठीक है, चलिए देखिए, दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन था? ठीक है, हिंदू कौन था शासक की तो यहाँ कोई बात ही नहीं, शासक लिख गया है। ठीक है, तो जो दीन ए इलाही धर्म था उसको स्थापना जो करने वाला शासक था मुगल, वो अकबर था, लेकिन इसको अपनाने वाला पहला और अंतिम शासक कौन था? यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बीरबल होने वाला है। बीरबल ही ऐसे प्रथम और अंतिम हिंदू थे जिन्होंने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बुलंद दरवाजे की बात करें तो कि बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने किसके विजय में, कहाँ पर विजय प्राप्त करी थी अकबर ने, कि जिसके उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया हुआ था? ठीक है, तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि मेवाड़, कांधार, गुजरात तथा आमेर। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो गुजरात विजय, जब गुजरात पर विजय पाई थी अकबर ने, तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मुगल शासक ने भगवत गीता, रामायण और उपनिषद का फारसी में अनुवाद कराया था? तो एक ऐसे भी शासक हुए हैं, शासक मुगल काल में, कि जिन्होंने भगवत गीता, उपनिषद और रामायण का फारसी में अनुवाद कराया था। तो ऑप्शन की बात करें तो आपका पहला ऑप्शन तो यहाँ पर अकबर दिख रहा है, बाकी भी ऑप्शन हम आपको दिखा देते हैं। दूसरा आपका दारा शिको है, सॉरी दारा शिको तीसरा, और हुमायूं और जहांगीर, यानी अकबर, हुमायूं, दारा शिको और जहांगीर। तो इसका आपको ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है जो वो दारा शिको होने वाला, क्योंकि दारा शिको ही वो थे जिन्होंने आपके रामायण, भगवत गीता और उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था। ठीक है, ये वो काफ़ी ज्ञानी प्रवृत्ति के थे, जो कि औरंगजेब के सबसे बड़े बेटे थे, इन्हें काफ़ी ज्ञान था हर चीज़ का, तो इन्होंने ही रामायण, भगवत गीता और आपके महाभारत का, उपनिषदों का, सारी चीज़ों का जो थे हिंदू धर्म के, उनका फारसी में अनुवाद करवाया था। ठीक है, अब अगर हम हल्दी घाटी युद्ध की बात करते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी ये 1556 तो आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। ठीक है, मई इसका भी कोई ऑप्शन नहीं बनता है। ठीक है, इसका भी कोई नहीं बनता। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होता है वो जून 1576 में हुआ था, यानी हल्दी घाटी का आपका जो युद्ध है वो जून 1576 में हुआ था, जो कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। ठीक है, 1576 में आपके हल्दी घाटी का युद्ध होता है। अब बात करें कि डाक प्रथा की शुरुआत किसने करवाई थी? ठीक है, चलिए अगर आपको
पिछले कुछ क्वेश्चंस याद हैं अभी जो हमने आपको पढ़ा है, तो आपको हम हिंट दे देते हैं कि जिसने कबूलियत और पट्टे प्रथा की शुरुआत करी थी उसने ही डाक प्रथा की भी शुरुआत करवाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका अकबर दिया हुआ है जो कि बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ें। यहाँ पर 3 और प्रश्न ऑप्शन दिए हुए हैं इस प्रश्न के, तो शेर शाह सूरी, हुमायूं और औरंगजेब। तो इसमें अगर हम ऑप्शन की बात करें तो शेर शाह सूरी ने डाक प्रथा की शुरुआत करवाई थी, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, किस मुगल शासक के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? अगर हम हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल की बात करें कि किस मुगल शासक के शासन काल को हम हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं, तो वो आपका अकबर होने वाला है, क्योंकि अकबर के समय में ज़्यादातर किताबों का हिंदी और फारसी अनुवाद किया गया था। तो ये आपको याद रखना है कि अकबर के इस समय में ज़्यादातर जो किताबें थी या जो ग्रंथ थे आपके, उनका अनुवाद किया गया है फारसी, अरबी से फारसी में या हिंदी में। तो इसलिए हम अकबर के शासनकाल को साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं। ठीक है, चलिए इतना आपको याद रखना है। अगर मुगलों की बात करें कि मुगलों की राजकीय भाषा कौन सी थी, मुगल कौन सी भाषा बोलते हैं थे उस समय पर, तो शायद आपके मन में आ रहा उर्दू हो सकती, हिंदी हो सकती, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं। तो मुगलों की अगर हम राजकीय भाषा की बात करें कि उनकी राजकीय भाषा कौन सी थी, तो ना तो उनकी उर्दू थी और ना हिंदू और अरबी भी नहीं थी। उनकी जो भाषा थी राजकीय मुगलों की वो फारसी थी। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि मुगलों की जो उनकी राजकीय मतलब मुगलों की अपनी भाषा थी वो फारसी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक यहाँ पर क्वेश्चन आता है, देखिए फिर उसी तरह का क्वेश्चन आपके सामने आता है कि किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य मतलब आर्किटेक्चर, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है? यानी ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसके टाइम पीरियड यानी शासनकाल को हम स्थापत्य आर्किटेक्चर, ठीक है, कला का स्वर्णकाल कहते हैं। ठीक है, तो इसकी हम बात करें, आपको ऑप्शन हम दिखा देते हैं। ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर शाहजहाँ दिया हुआ है, अकबर दिया हुआ है, हुमायूं दिया है, जहांगीर दिया। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन जो है, आपका आंसर जो करेक्ट यहाँ पर है, तो वो आपका शाहजहाँ है कि शाहजहाँ के शासनकाल को आपको स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इनके समय में ज़्यादातर जो इमारतें बनी हुई हैं मुगल पीरियड में, मुगल काल में, उनमें से ज़्यादातर जो इमारतों का निर्माण वो शाहजहाँ के समय पे हुआ। अकबर की बात करें तो अकबर के काल को स्वर्ण काल किसका कहा जाता है, तो वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इनके समय में बहुत सारी किताबों का अनुवाद किया गया है। हुमायूं की बात करें तो इनके स्वर्ण काल का कुछ शासनकाल का इनका कोई वैसा स्वर्ण काल नहीं, लेकिन अगर जहांगीर की बात करें चित्रकला का जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इतना आपको याद रखना है कि जहांगीर का जो शासनकाल था उसे चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अकबर को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग होता है और शाहजहाँ का स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है उनके शासनकाल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी किस मुगल शासक ने दिलवाई थी? कि जो सिखों के 5वें गुरु थे, सिखों में 10 गुरु हुए, उनके जो 5वें गुरु अर्जुन देव थे उनको फांसी किस मुगल शासक ने दिलवाई थी? चलिए आपको सारे ऑप्शन दिखा देते हैं। यहाँ पर आपका औरंगजेब है, शाहजहाँ है, जहांगीर है और हुमायूं। अगर इसके हम करेक्ट ऑप्शन यानी आंसर की बात करें तो वो जहांगीर है। जहांगीर ने इनके 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाई थी। और अगर औरंगजेब की बात करें तो इसने 9वें गुरु तेग बहादुर को फांसी दिलवाई थी इस्लाम धर्म को ना कबूलने पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने अगला आता है, इत्माद उद दौला का मकबरा किसने बनवाया था? अगर हम इत्माद उद दौला की मकबरे की बात करें, ये एक मकबरा किसने बनवाया था? ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने सारे ऑप्शन हम दिखा देते हैं कि इत्माद उद दौला का मकबरा किसने बनवाया था। तो यहाँ पर गुलबदन बेगम है, असमत बेगम है और नूरजहाँ बेगम। यहाँ पर अगर हम गुलबदन बेगम की बात करें तो ये तो हुमायूं की बहन थी जो इन्होंने आपके हुमायूं नामा की रचना की थी। और अगर असमत बेगम की बात करें तो ये मेहरुनिसा की माँ थी जिसने गुलाब से इत्र निकालने की जो सर्वप्रथम विधि का इन्होंने मतलब ये विधि ढूंढी थी। अगर नूरजहाँ बेगम की बात करें, ठीक है, और एक और ऑप्शन आपको हम दिखा देते हैं यहाँ पर, मुमताज महल। ठीक है, तो जिसकी हम बात करें ये मुमताज महल, तो ये शाहजहाँ की वाइफ थी। अगर यहाँ पर जो ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है यानी आंसर आपका नूरजहाँ बेगम होने वाला है, जो कि जहांगीर की वाइफ थी जिनका नाम मेहरुनिसा ही था। ठीक है, इन्हें नूरजहाँ का नाम जहांगीर ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगर हम बात करें कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो किसके शासनकाल में भारत में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये कि आपके जो कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आए थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी हम बात करें तो ये जहांगीर के शासनकाल में, यानी जहांगीर के टाइम पीरियड में कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो भारत आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हम महाभारत की बात करें कि महाभारत का फारसी में जो अनुवाद किया गया है वो किस नाम से किया गया, अगर महाभारत की बात करें तो उसका फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया है, तो वह आपके रज्मनामा के नाम से किया गया। ये याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है कि महाभारत का जो फारसी अनुवाद किया गया और उस बुक का नाम रज्मनामा रखा गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि न्याय की जंजीर के लिए किस मुगल शासक को याद किया जाता है। इसमें क्या आंसर आपका जहांगीर है, औरंगजेब है, शाहजहां है और बाबर है। कि न्याय की जंजीर के लिए किस मुगल शासक को याद किया जाता है। अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है, आंसर क्या होने वाला है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, चलिए तो हमारा आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हरेंद्र जीएस अड्डा को। तो कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।